सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कंप्यूटर की सीरीज जो हमारी चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए, उसका जो है हम यहाँ पर कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, थ्योरी भी उनकी कंप्लीट करवा चुका हूँ और एमसीक्यू भी जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आपने जो है वो कंप्लीट देखे होंगे चैप्टर। ठीक है, कंप्लीट देखने बेहद जरूरी है। क्यों बेहद जरूरी है? एमसीक्यू आप तभी जो है टिक कर पाएंगे जब आपने जो है उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि थ्योरी आपको पढ़नी बेहद जरूरी है और अभी आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, अभी आपका जो है फरवरी मार्च में जो है मोस्टली एग्जाम नहीं होने वाला। पूरी 90-95% जो है संभावनाएं क्या है कि संभावना आपके जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, वो अप्रैल में हो सकते हैं, इसीलिए अभी आपके पास इनफ टाइम है। मिनिमम ये मान के चलिए अभी कितने दिन पड़े हैं, अभी आपको बता देता हूँ। आज क्या होगी, 16 जनवरी होगी, तो 15 दिन इस महीने के मान के चलो, जनवरी में 28 दिन आगे फरवरी के मान लो और पूरा 30 दिन मार्च के मान लो। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 30 और 30 60, 60 और 10 70 75, मान के चलिएगा 75 दिन आपके पास है। अब इसमें से 60 दिन जो है ना, 60 दिन आप थ्योरी अपनी पक्की कर लो। 60 नहीं तो 50 दिन में अपनी थ्योरी पक्की कर लो, एक बार जो है उसका रिवीजन मार लो थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद जो 15 या फिर 25 दिन आपके बचेंगे ना, उसमें दिल लगा के जो है आप एमसीक्यू सिर्फ टिक करते हुए चलना। ठीक है, मैं खुद आपको एमसीक्यू इतने कराऊंगा कि आप जो है बिल्कुल दिलम खुशम खुश हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अभी आपका पास टाइम है इनफ, और अभी आप टाइम जो है एमसीक्यू में वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो है इतिहास आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी जो है उस क्वेश्चन को आप बता पाएंगे कि उसका आंसर क्यों ठीक होगा मेरे भाई। ठीक है, मेरा सजेशन तो यही है कि आप थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है तो थ्योरी के साथ ही आगे जाए। एमसीक्यू का जब टाइम आएगा तब मैं वो भी आपको करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर है क्लास नंबर 8 है और इसमें तीसरी जो चैप्टर है हमारा चल रहा था, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है इनपुट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है आउटपुट डिवाइसेस को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फिर इसी कंप्लीट चैप्टर पर जो है जितने एमसीक्यू बन पाएंगे वो सारे मैं जो है संडे वाली क्लास में करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का वीडियो सेशन जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस की यहाँ पे जो है डेफिनेशन दी गई है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस ये ऐसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को देखा या फिर ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट आप जैसे कि कंप्यूटर से या फिर माउस से आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाल दिया कोई डाटा। ठीक है, फिर वो अंदर जो है प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस कहां पर होगा, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सीपीयू के अंदर जो है 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट होती है, एएलयू होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, ये सारी क्या करती हैं, ये सारी चीजें जो है प्रोसेस करती है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी प्रोसेस करती है। उसके बाद जब ये प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रदर्शित कर देती है ना, यानी कि रिजल्ट निकाल देती है सारा। और जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट क्या बोलते हैं, जो आपका रिजल्ट होता है वो आपको कहां पर डिस्प्ले होता है, वो आपको जो है आउटपुट डिवाइसों पे जो है, आउटपुट डिवाइसेस पे जो है आपका डिस्प्ले होता है। इसी को जो है आउटपुट डिवाइस बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यही डेफिनेशन में यहां पर लिखा गया है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। आगे चलते हैं। जैसे हमने ऊपर फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना, इनपुट डिवाइसेस देखे थे, एक एक करके सारे देखे थे। यहां पर भी हम सारे जितने इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो सारे यहां पर देखने वाले हैं और साथ में इनकी एक एक करके डेफिनेशन भी देखने वाले। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जो है मैंने इनकी थ्योरी लिखी है, जैसे कि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे मॉनिटर की, उसके बाद प्रिंटर की पढ़ेंगे, उसके बाद स्पीकर की पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी आती है थ्योरी में तो डोंट वरी, आपके लिए क्या किया गया है, आपके लिए मैंने यहाँ पर इमेज भी लगाई है, जिससे इमेज से आप समझ पाएंगे कि इमेज वो चीज़ कैसी दिखती है। और साथ में मैंने टेबल का डाटा भी ऐड किया। ठीक है, टेबल के माध्यम से भी हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन करके, जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से जो है चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो मेन जो चीज़ होती है ना, मेन जो आउटपुट होता है आउटपुट के अंदर, वो कौन सा होता है, मॉनिटर होता है भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीडीयू भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इससे जो है आप हार्ड कॉपी में जो है प्रिंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई एडमिट कार्ड आता है ना, जैसे कि आप अभी एचएसएससी के फॉर्म भरे हैं आपने, आपका एडमिट कार्ड आएगा, हरियाणा पुलिस मेंस का आएगा, तो वहां पे आप प्रिंटर के द्वारा जो है उसको बाहर निकालेंगे हार्ड कॉपी के तौर पर। ठीक है, स्पीकर क्या है, स्पीकर भी एक आउटपुट है भाई, जो आपकी आवाज आप सुनाई देते हो, स्पीकर लगाते हो ना कंप्यूटर के अंदर, क्या लगता है स्पीकर आवाज के लिए, साउंड कार्ड लगता है। ठीक है,
साउंड कार्ड लगता है स्पीकर के माफ कीजिएगा सीपीयू के अंदर, ठीक है। इसी के जरिए जो है प्रोसेस होती है आवाज, और बाहर स्पीकर के द्वारा जो है, स्पीकर एक आउटपुट है, इसके द्वारा जो है आपको ध्वनि सुनाई देती है मेरे भाई, ठीक है। प्लोटर भी एक भाई जो है आउटपुट डिवाइस होता है। प्लोटर के माध्यम से क्या काम किया जाता है, बड़े बड़े जो चित्र होते हैं ना, वो सारे प्लोटर के माध्यम से ही जो है बाहर निकाले जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन इमेज जो प्रोजेक्टर होता है, ये भी स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। अब स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, एक कमरे या फिर एक होल लगा लो, एक बड़ा सा होल है मेरे भाई, ठीक है, एक बड़ा सारा होल है यहाँ पर, ठीक है, एक बड़ा सारा होल है। इस बड़े सारे होल में यहाँ पर लोग बैठे हैं, ठीक है, ये लोग बैठे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिनेमा हॉल लगा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर लोग बैठे हैं और यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन बैठी हुई है, ठीक है, बड़ी स्क्रीन जो है लगाई हुई है। इसी स्क्रीन के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, को कुछ भी देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन इमेज जो है ये प्रोजेक्ट बोलते हैं, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है मेरे भाई इसको बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके बारे में एक एक करके जो है इनकी डेफिनेशन देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मॉनिटर की बात की गई है, तो आपको पता है मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। एक कैथोड रे ट्यूब होता है और एक टीएफटी होता है, ठीक है। मॉनिटर कितने प्रकार के दो होते हैं, ठीक है। एक तो सीआरटी होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा टीएफटी होता है भाई, ठीक है, दूसरा टीएफटी होता है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहीं से एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन बनाता है। सीआरटी की फुल फॉर्म हो जाएगी सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब हो जाएगी, और टीएफटी की क्या हो जाएगी, थिन फिल्म ट्यूब जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग चीजें यहां पर इंक्लूड की गई है, बस आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉनिटर के बारे में क्या कहा गया है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस्ड डेटा या फिर इनपुट के प्रोसेस्ड रिजल्ट को जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ऊपर मैं बता चुका हूं, यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल यूजर हैं, आप कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट डालेंगे ना, तो आपके और मॉनिटर के बीच में जो है वो क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से की जाती है। ये तीनों चीजें आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। एग्जैक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मॉनिटर की जो गुणवत्ता है वो किस में मापी जाती है, डॉट पिच, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट में जो है ये मापी जाती है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। भाई कंप्यूटर की जितनी भी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, मॉनिटर पे ही तो दिखाई देंगी कंप्यूटर की सारी चीजें। इसे वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जो है कहते हैं। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली ठीक है, क्या बोलते हैं यार इसको, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली में मापा जाता है। ये डायरेक्ट लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो वीडियो होता है ना, जो मॉनिटर होता है, इसके डिस्प्ले आकार को किस में मापा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको डायगोनली में आकार में जो है मापा जाता है भाई, ठीक है, डायगोनली आकार में जो है मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक है, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। इसका क्या मतलब है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन मतलब कि जो पिक्चर आप देखते हैं ना मॉनिटर के ऊपर, वो एचडी का मतलब है। एचडी मतलब बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मतलब है रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा ना, उतना ही पिक्सल जो है अधिक होंगे। पिक्सल क्या होते हैं, डॉट डॉट होते हैं भाई, ये पिक्सल होते हैं, ठीक है, ये पिक्सल होते हैं, ठीक है। और ये पिक्सल जितने जितने पास होंगे ना, जितने जितने पास और जितने जितने धीरे होंगे, उतना ही जो पिक्चर होगी ना वो आपकी एचडी क्वालिटी की दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ तक सारी चीजें। आइए आगे चलते हैं। अब दो प्रकार के मॉनिटर हैं भैया आज के टाइम में, ठीक है। दो प्रकार के मॉनिटर कौन कौन से है ऊपर बता चुका हूं, एक सीआरटी होता है और एक टीएफटी होता है, ठीक है। चलिए पहले सीआरटी की बात कर लेते हैं। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर टीवी कार्य करता है। टीवी तो आपके घर में होगा ना, टीवी पुराने जमाने के कैसे होते थे, लंबे चौड़े होते थे और पीछे से जो है ऐसे टीवी होते थे, ठीक है, पीछे उनका ऐसे जो है निकला होता था मेरे भाई, ठीक है। ये जो है टीवी का आकार होता था। ऐसा ही जो है कैथोड रे ट्यूब जो सिस्टम होता था ना, उसका भी आकार ऐसा ही होता था, ठीक है। यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता था जिस पर टीवी कार्य करता था। इसमें कैथोड रे ट्यूब रहती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाता है, ठीक है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। सीआरटी स्क्रीन थोड़ी मुड़ी हुई होती है, ये मैंने ऊपर पीछे बताया ना, ये क्या होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। अभी मैंने बताया, यहाँ पे बताया ना, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर जो है ये चित्र बनता है, जिन्हें पिक्सल मेरे भाई कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है पिक्सल कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। और तो कैथोड रे ट्यूब देखो कुछ ऐसा दिखता था, ये पीछे से देखा है मुड़ा हुआ लिख रहा है आपको, ये पीछे से जो है मुड़ा हुआ, तो इसको जो है कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने जमाने का जो है मॉनिटर होता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे टीएफटी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं।
ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना, आपके लिए ही मैंने लिखा है यहाँ पे TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। यह एक सीधा फ्लैट स्क्रीन होता है, सीधी फ्लैट स्क्रीन तो आपने देखी होगी ना आजकल, ठीक है, जो हल्का तथा पतला होता है तथा कम जगह घेरता है, ठीक है। यह CRT मॉनिटर से अपेक्षाकृत महंगा होता है। वर्तमान में TFT भी नहीं यूज होता, आजकल तो इससे भी आगे बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, LED और LCD आ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना। TFT कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखो ये पतला सा आपने देखा मॉनिटर, आपके घर में यही होगा फिलहाल तो, ठीक है। ये TFT पतला सा होता है, इसके जैसे हमने पीछे देखा था ना, ये क्या बोला था इसको, कैथोड रे ट्यूब, ये पीछे से जो हिस्सा निकला होता था, कैथोड रे ट्यूब ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था। अब ये जो पिछले वाला हिस्सा होता था ना, ये TFT में नहीं होता। TFT एक बिल्कुल प्लेन सी होती है, ये प्लेन बस इतना ही होता है, ठीक है, पीछे इसका कोई हिस्सा नहीं होता, ये इतना ही होता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ तक TFT तक, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटरों की, ठीक है। तो प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। प्रिंटर के बारे में आप सभी जानते होंगे। आइए देखते हैं मॉनिटर के प्रकारों की तुलना। चाहिए अच्छा, ये डेफिनेशन, ये जो टेबल थी ना, ये ऊपर आनी थी, चलिए कोई बात नहीं, नीचे आ गई है। तो यहाँ पे देख लो भाई, LCD और CRT के बारे में मैंने जो है इसका कंपैरिजन कर दिया। यहाँ से आपको आसानी तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जो है इनका तुलना लिखा गया है, यहाँ पे CRT लिखा गया है, यहाँ पे LCD लिखा गया है और यहाँ पे TFT लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा नाम क्या है, CRT की फुल फॉर्म हो जाएगी कैथोड रे ट्यूब, और LCD की फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगी, और TFT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं, तो CRT टेक्नोलॉजी करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन और वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग होता है। LCD की बात करूं तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग इमेज बनाने के लिए होता है। वहीं TFT की बात करूं तो यह LCD का ही उन्नत रूप है, यानी LCD का ही जो है क्या है, एक्सप्लोर वर्जन है, ठीक है, जिसमें हर पिक्सल के लिए जो है ट्रांजिस्टर होता है मेरे भाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात हो गई है, आगे चलते हैं। आगे आकार की बात कर लेते हैं। तो आकार में क्या लिखा गया है, यह पीछे बहुत बड़ा और भारी होता था। अभी मैंने आपको दिखाया था ना CRT वाला, कि वही पीछे से पीछे जो है इसका हिस्सा हुआ निकला हुआ होता था, तो यह पीछे से बहुत बड़ा और भारी होता था। अब LCD की बात करूं तो यह पतला, स्लिम और वजन में हल्का होता है, और TFT की बात करूं तो यह बहुत पतला, हल्का और कम जगह घेरने वाला जो है फ्लैट पैनल जो है मेरे भाई होता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, बिजली की खपत। तो इसमें बिजली की खपत अधिक होती थी, यानी कि CRT में जो है बिजली की खपत अधिक होती थी। LCD की बात करूं तो LCD में इसमें बिजली की खपत कम होती थी, और TFT की बात करूं तो TFT में इसमें बिजली की खपत सबसे कम और कार्य क्षमता जो है बेहतर होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। एक और रह गया, पिक्चर क्वालिटी को और देख लो। इस इमेज क्वालिटी अच्छी होती है, पर आंखों पर दबाव पड़ता है, ठीक है, आंखों पर दबाव पड़ता है। अब LCD की बात करूं तो LCD ये वाला है, ठीक है। LCD में इमेज क्वालिटी और स्पष्टता बेहतर होती है। वहीं मैं TFT की बात करूं तो TFT में क्या होता है, इसमें सबसे अधिक शार्प और स्पष्ट चित्र जो है मेरे भाई दिखाई देते हैं, यानी कि HD क्वालिटी, ठीक है, 1080 पिक्सल जिसको बोलते हैं ना, या फिर 4K भी आप मान सकते हैं, ठीक है। वो वाली जो है इमेज है ना, वो TFT के अंदर बनती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, एक और रह गया कोस्ट चलो देख लेते हैं। यह काफी सस्ता होता है, CRT से महंगा होता है, और सबसे आधुनिक और अपेक्षाकृत सबसे महंगा होता है। वही बात है यार, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी जो है बढ़ती जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंटरों के बारे में देख लेते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है। तो 3 समूहों में बांटा जाता है, आइए देख लेते हैं। करेक्टर प्रिंटर, सबसे पहले करेक्टर प्रिंटर लिखा गया, यह एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर यानी कि करेक्टर क्या होता है, एक करेक्टर होता है, ठीक है, एक बार में एक ही करेक्टर प्रिंट करता है। इसे सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए करेक्टर प्रिंटर का जो है अन्य नाम क्या होता है। तो करेक्टर प्रिंटर को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सीरियल प्रिंटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और करेक्टर प्रिंटर 200 से 450 करेक्टर प्रति सेकंड जो है प्रिंट करता है। ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइन प्रिंटर। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है, एक बार में ये एक लाइन प्रिंट करता होगा। चलिए आइए देख लेते हैं, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट जो है प्रिंट करता है। ये सिर्फ उतना ही डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यकीन मानिएगा, ऐसे पढ़ोगे ना व्यवस्थित तरीके से, तो एग्जामिनर चाहे मर्जी जितना क्वेश्चन पेपर बना ले, डिफिकल्ट या फिर हार्ड, ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, एक एक करके आपके दिमाग में चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से बोरी बांध के जो है आपके दिमाग में आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, यकीन मानिएगा। ऐसा ही पढ़ना आपके लिए जो है किफायती रहेगा मेरे भाई,
ठीक है, चलिए आगे लाइन प्रिंटर से आगे चलते हैं पेज प्रिंटर। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है। लाइन प्रिंटर क्या करती थी, एक बार में एक लाइन पूरी प्रिंट कर देती थी। अब पेज प्रिंटर जैसा नाम है वैसा ही काम है, एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देगा। आइए देखते हैं। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, यह विशाल डेटा का प्रिंट लेने में जो है सक्षम है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं जो है आगे बढ़ रहा हूं। अब प्रिंटर की गति और मापन इकाइयां देख लेते हैं भाई। चलिए इसको भी टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटर का टाइप है, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे फुल फॉर्म है और यहाँ पे किसके लिए ये उपयुक्त होते हैं। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर की बात करो तो इसकी जो मापन इकाई है किस में मापा जाता है, सीपीएस में मापा जाता है। अब सीपीएस की फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा, करेक्टर पर सेकंड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। किसके लिए उपयुक्त है, तो ये डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील के लिए जो है ये उपयुक्त हो जाएगा। इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी है क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे जो थ्योरी सेक्शन होता है ना, ये जो डेफिनेशन दी है ये थोड़ा सा कुछ समझने में दिक्कत आती है। इसीलिए आपकी सहूलियत से मेरा तो काम बढ़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैंने टेबल भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवा दिया। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए करेक्टर प्रिंटर की जो मापन इकाई है वो कौन सी है, सीपीएस है, या फिर पूछ लेगा सीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो या फिर पूछ लेगा बताइए सीपीएस जो मापन इकाई है करेक्टर प्रिंटर की ये किसके कौन कौन से प्रिंटर में यूज होती है, तो आपको बताना पड़ेगा डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील में। ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई, समझ गए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, एफबी पर 60 जो डेज है ना, 60 डेज हार्ड चैलेंज मैंने शुरू किया है भाई। ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हार्ड चैलेंज। ठीक है, हार्ड चैलेंज वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम पिक्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने किया है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर वाली सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है, हरियाणा जी के जनवरी में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर वाली भी जनवरी में खत्म हो जाएगी और अभी करंट अफेयर भी हमारा चालू है। तो इन सारों की जो रिवीजन है ना, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है पिक के माध्यम से करवा रहा हूं, वहां पे पिक शेयर कर रहा हूं। तो वहां से भी जो है आप अपनी तैयारी रात को जब आप फ्री हो ना 10-11 बजे रजाई के अंदर बैठो या फिर ब्लैंकेट के अंदर बैठो, तो उन पिक्स को एक बार जो है रिवीजन के तौर पर जो है देख लिया करो। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे ना मेरे भाई उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में जो है एक लाइन प्रिंट करता है। इसकी जो है मापन क्या हो जाएगी, एलपीएम हो जाएगी, यानी कि लाइन पर मिनट इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लाइन प्रिंटर होता है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ड्रम प्रिंटर में और चैन प्रिंटर में जो है इसका उपयोग होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर आप सभी जानते हैं एक बार में पूरा पेज जो है प्रिंट कर देता है, और इसकी जो है यूनिट मापन इकाई क्या है, पीपीएम हो जाएगी, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेज पर मिनट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और कहाँ कहाँ यूज होता है, लेजर प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में जो है इसका इस्तेमाल होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के जो तरीके होते हैं ना उसके आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं इंपैक्ट प्रिंटर, सही लिख रखा था इंपैक्ट। ठीक है, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है मेरे भाई। ठीक है, ये दो प्रकार के जो है प्रिंटर होते हैं। आइए एक एक करके इनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में लिखा गया, यह कागज, रिबन तथा करैक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ना, वो क्या करता है, ये कागज, रिबन और करैक्टर तीनों पर एक साथ चोट करता है, मतलब एक साथ जो है प्रिंट करता है। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लिखा गया है। ठीक है, यह एक करेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ऊपर मैंने दिखाया ना, करेक्टर प्रिंटर दिखाया, लाइन प्रिंटर दिखाया और पेज प्रिंटर दिखाया। ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये किस तरीका का प्रिंटर होता है, ये करेक्टर प्रिंटर होता है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे होता है। तो आपने देखा है ना, जो पहले के जमाने में वो होते थे टाइपराइटर होते थे, ये एक एक अक्षर टाइप करते हैं ना, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम तथा 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आता है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटरों के मुकाबले में कम होती है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज सस्ती आएगी वो काम भी स्लो ही करेगी भाई। ठीक है, इससे
इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसीलिए इसे मोनो प्रिंटर कहते हैं भाई, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो प्रिंटर बोलते हैं। इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता को डीपीआई में जो है मापा जाता है भाई, ठीक है। डॉट्स, डीपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, डॉट्स पर इंच जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी, कहाँ लिखा गया, मोनो प्रिंटर लिखा गया है ना, यहाँ पे मोनो प्रिंटर की जगह क्या कर लेना, एक तो मोनोक्रोम कर लेना, ठीक है। मोनोक्रोम, ठीक है। कई बार शब्दों का खेल हो जाता है इसलिए बता रहा हूँ। या फिर इसको क्या बोलते हैं, एकल रंग बोलते हैं, ठीक है। एकल रंग, एकल रंग यानी कि एक ही रंग में जो है ये प्रिंट करता है, यानी कि काले रंग में जो है ये प्रिंट करता है मेरे भाई, ठीक है। ये लाइन आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देख लेना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है कुछ ऐसा दिखता है मेरे भाई, ठीक है। इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, ये सारी चीजें भी मैं नीचे टेबल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आगे चलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है। ऊपर वाले में क्या लगा था, ऊपर वाले में जो है प्रिंट हेड लगा था, यहां पर जो है प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। व्हील के बराबर बाहरी छोर पर अक्षर बने होते हैं, ठीक है। व्हील के बाहरी छोर पर जो है अक्षर बने होते हैं। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है, जब तक पेपर तथा अक्षर सामने न आ जाए, तब हैमर कील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इसे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई वाला प्रिंटर है मेरे भाई, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो ये शोर बहुत करता है, और जो है इससे ग्राफ या चित्र जो है हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये डेजी व्हील प्रिंटर देखो कुछ ऐसा दिखता है मेरे भाई, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम अब जान लेते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या क्या होता है, यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं, ठीक है। ध्वनि मुक्त प्रिंटर का मतलब क्या है, ये ध्वनि नहीं करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें प्रिंटिंग हेड कागज पर चोट नहीं करता है, क्योंकि पहले ऊपर जो हमने देखे थे इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें जो है प्रिंटिंग हेड जो है वो कागज पर चोट करते थे, जिससे आवाज बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने देखा ना इम्पैक्ट कितने प्रकार के होते थे, ऐसे ही जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी जो है बहुत बहुत प्रकार के होते हैं। आइए एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे लिखा गया है, तो यह नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है, ठीक है। इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन, यानी कि मोनो और रंगीन। मोनो का मतलब क्या था, एकल रंग का, यानी कि काला और रंगीन दोनों में जो है ये इंकजेट प्रिंटर जो है काम करता है, ठीक है। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। कार्ट्रिज आपने देखा है ना, कई बार आप कभी गए होंगे फोटोशॉप वाली दुकान पे, तो वो कार्ट्रिज लेके आता है, कार्ट्रिज फिर फिल करता है, ठीक है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा यूब, ठीक है। तो उसी कार्ट्रिज की जो है ये बात कर रहा है, ठीक है। स्याही को जेट की सहायता से छिड़ककर जो है करेक्टर तथा चित्र प्राप्त किए जाते हैं। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती है, तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी जो है ज्यादा आता है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया इंकजेट प्रिंटर, तो यहाँ पे देख लो ये इंकजेट प्रिंटर होता है। आगे चलते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर को देख लेते हैं क्या होता है भाई लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर यह तीव्र गति का जो है पेज प्रिंटर होता है। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाई जाती है। लेजर बीम ड्रम पर पड़ने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज हो जाती है, तब ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है, जिससे टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है, ठीक है। इसे ताप तथा दबाव के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। यह इलेक्ट्रो फोटोग्राफी तकनीक पर काम करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई, ये जो लेजर प्रिंटर है ना, ये किस टेक्निक पर काम करता है, तो ये इलेक्ट्रो फोटोग्राफी तकनीक पर जो है काम करता है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन, ठीक है। मोनो और रंगीन दोनों होते हैं लेजर प्रिंटर। इनकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में जो है काफी बेहतर होते हैं। ये लेजर प्रिंटर है भाई, ठीक है। ये लेजर प्रिंटर होता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे थर्मल प्रिंटर दिया गया, तो थर्मल प्रिंटर को भी देख लेते हैं। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है, जब कागज जो होता है ना कागज, वो थर्मल प्रिंट हेड के पास से गुजरता है, तो कागज के ऊपर स्थित लेप यानी कि कोटिंग उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है, तथा प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है मेरे भाई, ठीक है। थर्मल प्रिंटर देखो ये होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है मैंने यहाँ पे टेबल के माध्यम से आपको चीज़ें दिखा दी है। यहाँ से आपको एक एक चीज़ें आराम से समझ आएंगी, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे इनका जो है कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर है और यहाँ पे जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। कार्य प्रणाली के आधार पर देखें तो कार्य प्रणाली के आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, यह कागज और रिबन पर भौतिक रूप से जो है चोट करके जो है प्रिंट करता है। वहीं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो यह बिना चोट किए लेजर स्याही की बूंदों या गर्मी हीट से प्राप्त जो है प्रिंट करता है। ये सारी चीजें थ्योरी में जो है हम एक एक करके देख के आए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी और चीजें आपको समझ भी आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं ध्वनि के आधार पे। तो आप सभी जानते हैं भाई इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर काम करते समय जो है बहुत अधिक ध्वनि जो है शोर करते थे, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो लेजर वाले थे ये प्रिंटर जो है शांत होते हैं, ये बिल्कुल भी शोर नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करूँ तो भाई इसकी गुणवत्ता कम होती है, और लेजर प्रिंटरों यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों की जो क्वालिटी है वो हाई होती है, यानी कि एचडी होती है। उसके बाद गति स्पीड की बात करूँ तो इनकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, और इनकी गति जो है प्रिंट करने गति जो है तेज होती है। तकनीक की बात करूँ, टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पुरानी तकनीक जैसे टाइपराइटर होता था, मैंने सबसे ऊपर बताया था, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता था एक एक करके करते थे ना, वो हाई कोर्ट्स या फिर कोर्ट्स में बैठते थे, एक एक करके जो है टाइप करते थे, वो टाइपराइटर होता था, ठीक है। आधुनिक तकनीक की बात करूँ तो लेजर और इंकजेट आप सभी को पता ही है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। उदाहरण की बात करूँ तो ये कौन सा था, ये कौन सा था भाई, हाँ ये इम्पैक्ट प्रिंटर था, ठीक है। तो उदाहरण इम्पैक्ट प्रिंटर के याद रखना, इम्पैक्ट, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं इम्पैक्ट प्रिंटर और यहां पे लिख देता हूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स एग्जाम्पल हो गया, डेजी व्हील हो गया, और ड्रम प्रिंटर, ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वहीं लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, और थर्मल प्रिंटर, ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्पीकर। स्पीकर का जो है मैंने यहाँ पर जो है इमेज नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे पता था स्पीकर आप सभी ने देख रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो स्पीकर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए कंप्यूटर सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। मैंने सबसे ऊपर बताया था ना, जो जहां हमने देखे थे आउटपुट डिवाइसेस देखे थे, वहां पे स्पीकर आया था, तो मैंने बताया था ना सीपीयू में ध्वनि कैसे निकलती है। सबसे पहले जो सीपीयू में जो है साउंड कार्ड होना चाहिए। अगर साउंड कार्ड आपके सीपीयू में नहीं होगा ना तो आवाज आपके पास नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संगीत या किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनने के लिए जो है किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में भी बताया था भाई, आइए देख लेते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ तथा उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्राप्त करने के लिए जो है होता है। मुख्यतः इसका उपयोग इंजीनियर, जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो भाई नक्शे निकालते हैं, चिकित्सक भी इसका यूज करते हैं, वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्ट, वहां ऊपर मैंने बता दिया, और सिटी प्लानर आदि करते हैं भाई। जो सिटी का प्लान बनाते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे कैसे कैसे सिटी भाई बनेगी, उसका जो डिजाइन बनाते हैं, वो सारे काम क्या करता है, वो सारे काम जो है ये प्लॉटर करता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो, ये प्लॉटर ऐसा होता है और ऐसा जो है ये डिजाइन निकालता है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ तक प्लॉटर सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं स्क्रीन इमेज इन प्रोजेक्टर, ठीक है। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ। यह जो है एक हॉल होता है, हॉल के अंदर जो है एक स्क्रीन लगी होती है, और यहाँ पर जो है लोग बैठे होते हैं, ठीक है। इनके पास जो है यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, इसी के माध्यम से सभी लोग जो है समझते हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी बड़ी सतह या पर्दे पर चित्रों और वीडियो को दिखाता है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों यानी कि प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स में किया जाता है, जहां सूचना को एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है ताकि बड़े हॉल में बैठा हर व्यक्ति जो है उसे देख सके मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। ये अगर लगा होगा ना, ये लगा होगा तो स्क्रीन पर इस पर जो है वो छवि बन जाएगी और चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर होगी। और यहाँ पर जो है हमारा ये थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट जो है खत्म भी हो गया मेरे भाई। और कुछ रह गया? अच्छा, ये क्या रह गया भाई? अच्छा, ये छोटा सा रह गया, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी वर्सेस हार्ड कॉपी, ठीक है। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, चलिए आ गया है तो कोई नहीं, देख लेते हैं। अंतर का आधार है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है, यहाँ पे हार्ड कॉपी है, ठीक है।
माध्यम क्या है, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर और प्लॉटर क्या होगा, ये हार्ड कॉपी निकालते हैं। समझ गए ना बात, ये तो समझ पा रहे हो ना। मॉनिटर के अंदर जो आप चीज देखते हैं इसको क्या है, यहाँ पे देखो भौतिक स्वरूप क्या क्या लिखा हुआ है, इसे केवल देख या फिर सुन सकते हैं, छू नहीं सकते। यह कागज पर छपा होता है, इसे छू सकते हैं। समझ गए हो ना। उसके बाद स्थायित्व की बात करें तो यह अस्थायी होते हैं। बिजली चली जाएगी तो ये चीजें आपकी गायब हो जाएंगी सॉफ्ट कॉपी, लेकिन ये स्थायी है, परमानेंट है, रिकॉर्ड है मेरे भाई, ठीक है। यहां जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इसको जो है कंप्लीट कर दिया है। इसका बस अब तीसरा पार्ट रहा है जो कि एमसीक्यू रिलेटेड है, ठीक है। टोटल 80 प्लस एमसीक्यू हम यहां पर देखने वाले हैं संडे वाले दिन, ठीक है, सुपर संडे वाले दिन देखने वाले हैं। और एमसीक्यू और थ्योरी एक साथ करवा रहा हूं, तो भाई आपको जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे जो है कह रहे हैं इंडिया जी के, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए यार थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं जो है अकेला काम कर रहा हूँ इन सारी प्ले लिस्ट पे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ आपको गलत दी जाए, गलत देने से अच्छा है भाई चीज़ ना दी जाए, ठीक है। अभी मैं 3 सीरीज पर काम कर रहा हूँ और मेरा दिल जानता है कितना डिफिकल्ट तरीके से मैं इन सीरीज पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं है मैं इंडिया जीके नहीं कराऊंगा, इंडिया जीके भी कराऊंगा और साइंस भी कराऊंगा मेरे भाई। बस एक बार तो ये 3 सीरीज चल रही है ना, उम्मीद कर रहा हूँ जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में इन तीनों सीरीज का एंड हो जाएगा। किस किस का हो जाएगा, एक तो हरियाणा जीके का एंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। हरियाणा जीके की हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो 142 शिफ्टों तक जाएगी। अभी हम कौन से शिफ्ट तक पहुंच चुके हैं, 124 शिफ्टों तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कितने रह गए, 20-22 और रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 20-22 रहे, जनवरी के एंड में ये खत्म हो जाएगी। और इसके अंदर मैं कितने चैप्टर कराऊंगा, कंप्यूटर के अंदर हम 13 चैप्टर करेंगे। चैप्टर में से 13 करेंगे तो 3 चैप्टर तो जो है इसी संडे खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में जो है ये सारा हमारा कंप्यूटर और जो है हरियाणा जी के खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन टू द पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी गलत हम नहीं पढ़ेंगे। जितना यहाँ पे आपको करा रहा हूँ इनफ करवा रहा हूँ मेरे भाई, यकीन मानो। ये इनसे बाहर वो लिखा होता है ना लाइन, इनसे बाहर कुछ नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं। तो ये वही चीज कर रहे हैं भाई, इनसे बाहर कुछ नहीं, कुछ नहीं करना आपको। मैं कह रहा हूं कि एचएसएससी के लिए जो कंप्यूटर का आपका 10, भाई कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, हर एग्जाम में स्पेशल कर दिया है भाई। कंप्यूटर के 10 मार्क्स का अलग से पूछेगा मेरे भाई। जो जर्नल पेपर होता था ना पहले 30 मार्क्स का, उसको जो है अब 20 मार्क्स का ही कर दिया है। अब जो है 10 मार्क्स कंप्यूटर के फिक्स कर दिए। इसीलिए आपको चाहे सिंपल लगा लो भाई, सिंपल भी आपको आना चाहिए, एक बार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए जो है मेरा मुद्दा है, मेरा फोकस है कि जीरो से सारी चीजें करवाई जाए मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। बस वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अच्छी लगे तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर दिया करो। मैं आपको कुछ नहीं कहता, ना शेयर कर दो, ना करने के लिए कहता, ना सब्सक्राइब करवाने के लिए कहता, ठीक है। जो करेंगे अपने दम पर बनेंगे भाई, अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना मुझे और ना आपको, ठीक है। सहारा लेना भी नहीं चाहिए किसी का, सही बताऊं तो, ठीक है ना। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना तो बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई, ठीक है। तो अपने दम पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन भूखा रह लेंगे लेकिन चलेंगे तो अपने दम पे चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस लगे रहो, तैयारी करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बस कंसिस्टेंसी एक दिन भी नहीं टूटनी चाहिए मेरे भाई। रिटन एग्जामिनेशन जिस दिन हो जाएगा ना आपका कंप्लीट, यकीन मानो 4-5 दिन का मैं खुद ब्रेक लूंगा, एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, और ना ही आपको बोलूंगा कि पढ़ाई करो 5-6 दिन, समझ रहे बन भाई। लेकिन तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ना ही मैं रुकूंगा ना ही मैं थकूंगा, ठीक है। यकीन मानना कल से जो है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं भाई आपके लिए, ठीक है ना। किसी भाई का जो है सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए पेड कंटेंट की वजह से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं ले पाते, ठीक है। बाकी लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं होने दूंगा, जो मैंने आपसे प्रोमिस किया मेरे भाई, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना ही आपसे जो है अनुरोध है। तो जुड़े रहना मेरे भाई, सारा कुछ हम करने वाले हैं 60 मार्क्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।